लेखक जब बदलू से पूछते हैं, अरे काका क्या कहा, आजकल आप काम नहीं करते हो क्योंकि यहाँ पे ना तो आपकी मच्छियाँ हैं ना ही भट्टी है। तो बदलू उत्तर देता है, नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। अरे बेटा नहीं, आजकल तो मेरा बहुत साल हो गए, मैं यह काम नहीं कर रहा हूँ, बहुत सालों से यह काम बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो कह रहे, मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ तो कोई पूछता ही नहीं है। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया। कहते हैं कि गांव गांव में अब क्या हो गई है, कांच की चूड़ियाँ आ गई हैं। तो कांच की चूड़ियों के आने से मेरा जो काम था लाख की चूड़ियाँ वाला, वह बंद हो चुका है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला, यह लल्ला, आजकल यह काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव। तो उसका बताते हैं कि क्यों मेरा काम बंद हो गया है। इसका वो जवाब दे रहे हैं कि एक गाँव में क्या हो गया, कांच का प्रचार हो गया है। वो कहते हैं कि अरे बेटा ये मशीनी युग है, इसमें क्या होता है, सारे काम मशीन से किए जाते हैं। अब तो खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। वो दूसरा उदाहरण देते हैं कि क्या, मशीन से तो अब खेत भी जोते जा रहे हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि कांच की चूड़ियाँ देखने में बहुत सुंदर होती है, लाख की चूड़ियों की अपेक्षा सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है। इसके बाद लेखक उत्तर देते हैं, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। लेखक क्या कहते हैं, अरे काका कांच तो बहुत खतरनाक चीज़ है और बहुत आसानी से टूट भी जाता है, थोड़ा लग गई और वो तो एकदम टूट जाता है। फिर बदलू कहता है, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। तो कहते हैं कि नाजुक यानी कांच कमज़ोर तो होता ही है, आपने देखा हुआ होगा, कांच पे थोड़ी सी भी लगती है वो एकदम चटक जाता है, उसके टूट जाता है। तो कहते हैं ना, कमज़ोर तो कांच होता ही है। और यह बात कहते कहते बल्लू को क्या आ जाती है, खांसी आती है। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। लेखक कहना है कि जब वो खांस रहा था तो लेखक को क्या लगा कि बल्लू को दमा है। दमा रोग ये सांस से संबंधित होता है। तो वो कह रहे हैं कि अवस्था, अब एज बढ़ गई थी, उनकी उम्र ज़्यादा हो गई थी और उम्र बढ़ने के साथ उनका शरीर भी बहुत कमज़ोर हो गया था। अब बुढ़ापा आ गया था और उनके जिस प्रकार बुढ़ापे में क्या होता है, हाथों और माथे पर नसें उभर जाती हैं, वैसे ही बल्लू के हाथ और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। और लेखक तो अपने मन में सोचते हैं कि उनको एक आइडिया लगाते हैं कि शायद क्या बल्लू को दमा रोग है। और यह बात, उनकी यह जो आशंका थी वो समझ के कौन, बदलू। और उन्होंने उत्तर दिया बिना कुछ बोले, मतलब उन्होंने, लेखक ने कुछ पूछा नहीं था कि क्या आपको दमा है, लेकिन उन्होंने उनकी शंका भांप ली, यानी वो समझ गए कि लेखक क्या सोच रहे हैं। तो वो कहते हैं, दमा नहीं है मुझे, यानी मुझे कोई दमा रोग नहीं है, फसली खांसी है। फसली यानी ये मौसमी खांसी है और 1-2 महीने से ये मुझे खांसी हो रही है और कोई ज़्यादा चलेगी नहीं है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। कह रहे हैं कि जब उन्होंने कहा कि मुझे क्या है, दमा नहीं है, एक ये मौसमी खांसी है, तो लेखक चुप रहे। और लेखक
कहते हैं कि मुझे लगा कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा मतलब पीड़ा, कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द है। और मैं बहुत देर तक यही सोचता रहा कि जब से ये मशीनी युग आया है तो उसने कितने हाथ काट दिए। कहने का अर्थ है, इसका तात्पर्य क्या है कि जब से मशीन आई हैं बहुत सारे लोगों का रोज़गार छीन लिया है उसने। क्योंकि जो काम कई आदमी करते थे उससे उनको रोज़गार प्राप्त होता था, अब मशीन आने से एक अकेली मशीन ही कई व्यक्तियों का काम कर लेती हैं। तो कहते हैं कि मशीन ने युग ने कितने हाथ काट दिए, मतलब बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया, बेरोजगार कर दिया। कुछ देर फिर शांति रही, फिर ना वो दोनों में से कोई भी नहीं बोला, दोनों चुपचाप रहे। और लेखक कह रहे हैं कि और शांति मुझे अच्छी नहीं लगी। तो वो कहते हैं आम की फसल अब कैसी है। तो वो बात बदलने के लिए उस जो बात अभी तक चल रही थी उससे हटने के लिए वो कहते हैं आम की फसल अब कैसी है। तो बंदो कहता है अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया, यानी प्रसन्न होकर इस बात का उत्तर उसने खुशी खुशी दिया, अरे आम की फसल तो बहुत अच्छी है। और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। तो जब लेखा आम के फसल के बारे में पूछते हैं तो वो बहुत खुशी होते हुए कहता है कि बहुत अच्छी फसल है आम की। और अपनी बेटी को आवाज़ देते हैं और बेटी का नाम पुकार के कहते हैं, अरे रज्जो लल्ला के लिए क्या लाओ, आम लाओ। और फिर लेखा को कहते हैं कि मुझे माफ़ करो, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें आम खिलाने हैं। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। लेखा कहता है, अरे काका नहीं नहीं, अभी मैं आम नहीं खाऊंगा, इस साल मैंने बहुत आम खा लिए। फिर बल्लू कहता है, वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। कहते, अरे तुम्हें बिना आम खिलाए किस प्रकार से जाने दूंगा। मैं चुप हो गया, मुझे वे दिन याद हुआ आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर। जब बल्लू कहता है कि अरे तुम्हें बिना आम खिलाए कैसे भेज दूंगा, तो लेखक इस बात तब चुप हो गए और वो याद करने लगे वो पिछले दिन जब बल्लू उनके लिए मलाई बचा के रखता था। तब आगे लेखक प्रश्न पूछते हैं, गाय तो अच्छी है ना काका। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। लेखक कह रहे हैं कि वो पूछते हैं कि गाय के बारे में पूछते हैं कि ठीक है गाय। तो बल्लू उत्तर देता है, रे लल्ला अब तो गाय नहीं है, मैंने 2 साल पहले ही क्या कर दी, गाय बेच दी, कहाँ से खिलाता गया। इसका तात्पर्य अब उनकी क्या जो आर्थिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर हो गई थी। गाय को खिलाने के लिए चारा दाना बहुत कुछ चाहिए होता है, तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। और जब काम धंधा ही बंद हो गया तो उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। तो कहते हैं मैं गाय को कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत हैं काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। और थोड़ी देर में ही क्या, रज्जो उनकी बेटी है जो, वो अंदर से एक डलिया में खूब सारे आम लेके आई। तो लेखक कह रहे हैं, अरे काका ये आम तो बहुत ज़्यादा है, मैं इतने आम तो थोड़ी ना खा पाऊँगा। वाह वाह, वो हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। जब लेखक कह रहे हैं, अरे काका मैं इतने आम नहीं खा पाऊँगा, तो बद्दू हंसता है। अरे कहता है, अरे तुम तो शहरी बच्चे हो, नहीं खा पाते हो क्या। जब मैं तुम्हारी एज का था, तुम्हारी उम्र का था, उस समय में इससे भी चौगुने आम एक टाइम में ही खा लेता था। और आज के बच्चे तुम 1-2 आम खा करके कह रहे हो कि नहीं बहुत हो गए। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना, लाल देखो लल्ला
कैसे हैं, इसी साल यह पेट तैयार हुआ। इसके पश्चात वो अपने बेटे को कहते हैं कि लल्ला को क्या कर दो, कुछ अच्छे आम छांट करके दो। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। अब बल्लू ने जब अपनी बेटी को कहा कि कुछ अच्छे आम लेखा को दो, तो रज्जो ने भी क्या किए, 4-5 आम अपनी अंजलि यानी हथेली में लिए और लेखक की ओर बढ़ा दिए। जब लेखक रज्जो के हाथ से आम ले रहे थे तब उन्होंने रज्जो के हाथ में देखा कि उसकी जो गोरी गोरी कलाइयाँ हैं उस पे लाख की चूड़ियाँ हैं, यानी उसने अपने हाथों में लाख की चूड़ियाँ पहनी हुई थी और जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। फवना मतलब सुंदर, बहुत सुंदर लग रही थी। बल्लू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ी बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। तो जब लेखक रज्जो की कलाइयाँ देख रहे थे, उसकी कलाइयों पर जो लाख की चूड़ियों की ओर देख रहे थे, वह बल्लू ने देख लिया और कहा कि यह जो जोड़ा है यही सबसे आखिरी बनाया था, यही लास्ट जोड़ा मैंने बनाया था। वो भी कब, जब जमींदार साहब की बेटी के विवाह, जब उनकी बेटी की शादी थी उस समय मैंने उनकी बेटी के लिए बनाया था। लेकिन वो क्या दे रहे थे मुझे, केवल 10 आने पैसे दे रहे थे। लेखक ने पहले ही बताया था कि जो बल्लू था, जब शादी विवाह के अवसर पर एक जोड़े की कीमत उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती थी। वो बहुत सारा धन भी लेता था, पैसे रुपये भी लेता था, अनाज भी लेता था। लेकिन यहाँ पर जमींदार उसे केवल 10 आने पैसे दे रहे थे, जो कि बल्लू को मंजूर नहीं था। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से लाओ। लेखक कह रहे हैं कि बल्लू ने क्या कहा, मैंने इतनी कम कीमत में यह जोड़ा नहीं दिया, यह लाख की चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया, और कहा कि अरे जाओ तुम शहर से ले आओ, जैसा भी कांच की चूड़ियाँ लाओ, जो लाते हो ले आओ। मैंने आम ले लिया और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। जो रज्जो ने आम दिए थे वो लेखक ने खाए और थोड़ी बाद वो चले गए। मुझे प्रसन्नता हुई कि बल्लू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। लेखक क्या कह रहे हैं इसमें कि उनको प्रसन्नता हुई कि बल्लू हार कर भी हार नहीं माना, कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हुई थी, लेकिन वो हारा नहीं। कि जैसे अभी तक वो अपने चूड़ों का दाम शादी विवाह के अवसर पर ज़्यादा लेता था, उसने जमींदार को नहीं दिया कम कीमत। उसने कहा कोई बात नहीं, इतना में मुझे नहीं चाहिए, यानी उसने हार नहीं मानी। और यानी उसका व्यक्तित्व भी क्या था, काफ़ी ऊंचा था, कांच की चूड़ियों जैसा कमज़ोर नहीं था। उसने हार नहीं मानी, इसलिए कहा कि उसका व्यक्तित्व क्या नहीं था, कांच की चूड़ी जैसा नहीं था कि जो आसानी से टूट जाए। धन्यवाद।